गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, ये आपकी रैपिड और सुपर फास्ट क्लास होने वाली है। 9 नवंबर के शिफ्ट पर भारी पड़ने वाले क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। सेलेक्टेड और एग्जाम के ओरिएंटेड एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन है जो आपके लिए सरप्राइज और बहुत ही रैपिडली होने वाले क्वेश्चन है। अर्जेंट वीडियो आप लोग कह सकते हैं, आप सभी के एग्जाम पर भारी पड़ने वाली। और आपके जो भाई बहन जिनका पेपर हो चुका है उन्हीं के द्वारा शेयर किए गए क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए अपने हाथ से एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए अपने हाथ से अपने एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। रैपिड क्वेश्चंस होंगे, मात्र 10 या 15 मिनट के अंदर ही क्लास को ओवर करेंगे। और ये मॉर्निंग सेशन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है और आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं। बाद में मत पछताइएगा, तो पहुंचने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर अपनी सरसरी निगाहों में कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंस का क्वेश्चन आया है। देखिए, प्रकीर्णन से वर्ण विक्षेपण से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल की शिफ्ट में आया था कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पहले भी मैंने आपको यहाँ पर करवाया था। तो आकाश का रंग नीला इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा के अणु सूर्य के साथ प्रकाश में नीले रंग को अन्य रंगों की तुलना में अधिक बिखेर देते हैं। नीला रंग जो होता है इसको सबसे ज़्यादा बिखेरा जाता है, इसलिए आकाश का रंग यहाँ पर नीले कलर का दिखाई देता है। और इस प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन कहते हैं। नीला प्रकाश बाकी सभी दिशाओं में फैलकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिससे पूरा आकाश हमें नीला दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा करके रख लीजिएगा। प्रकीर्णन आपको लर्न करना है क्योंकि ये 2 से 3 शिफ्टों में रिपीटेड क्वेश्चन है और अब आपके लास्ट की शिफ्ट बची हुई है 2-4-6 दिन जो भी आपका एग्जाम है। तो जरूर भैया इसको एक सरसरी नजर में जरूर देख लेना क्योंकि एग्जामिनर अब क्वेश्चन रिपीट करेगा, नए क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन साइंस से ही आया है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ की अंगूठे का नियम। इससे पहले बाएं हाथ के अंगूठे का नियम पूछा गया था और इस बार यानी कि कल आपका बाएं हाथ के नियम का पूछा गया था, अब दाएं हाथ का आप लोग ध्यान दीजिए। ये बताता है विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम प्रेरित दिशा को बताता है। नियम के अनुसार ये दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दशा को दिखाएगी, अंगूठा चालक की गति को दर्शाएगा और मध्यमा उंगली यानी कि प्रेरित धारा को दर्शाती है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ये चौथी बार रिपीट होगा क्वेश्चन, इसलिए हमारा एग्जाम एनालिसिस आप जरूर देखिए। और मैं आपको रैपिड क्वेश्चंस फायर देता हूं क्वेश्चंस की, वो क्लास आपको जरूर लेना है क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर ही लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये स्टैटिक जीके का पूछा गया था। स्टैटिक जीके आपको मैंने करवाया था मॉर्निंग के सेशन में, अगर आपने उसको देखा होगा परसों तो जरूर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काराकोरम दर्रा ये किसको जोड़ता है? लद्दाख और चीन के झिंजियांग स्वायत्तम काराकोरम दर्रा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र को जोड़ता है। यह लेह भारत और यारकंद चीन के बीच में एक प्राचीन मार्ग का हिस्सा था और ये काफ़ी समय से बना हुआ है। यह दर्रा भारत और चीन की सीमा पर काराकोरम रेंज में स्थित है और ये लद्दाख में लेह को तारिम बेसिन, चीन में यारकंद से जोड़ने वाले प्राचीन कारवा मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। तो कुल मिलाकर के ये भारत और चीन को जोड़ने का कार्य काराकोरम दर्रा करता है। अगला देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर भी भैया आपसे पीछे नहीं हट रही है। कह रहा है नीदरलैंड में वर्तमान भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार तुहिन को यहाँ पर नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो नीदरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत कुमार तुहिन हैं, उन्हें सितंबर 2024 में नियुक्त किया गया था और उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया। नाम इनका कुमार तुहिन और पिछला पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। अगला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया था गिद्दा नृत्य, इससे पहले भांगड़ा पूछा गया था। अभी स्टैटिक जीके में ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको वॉच करिएगा। ये भैया यहाँ पर पंजाब हो जाएगा, गिद्दा पंजाब का यहाँ पर लोक नृत्य हो जाता है। गिद्दा पंजाब राज्य का लोकप्रिय नृत्य है जिसे मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना। और भांगड़ा पुरुषों के द्वारा, गिद्दा महिलाओं के द्वारा। यह पारंपरिक लोक गीतों और लयबद्ध ताली बजाने के साथ किया जाता है और अपनी ऊर्जावान, सुंदर और जीवंत हरकतों के लिए जाना जाता है। तो गिद्दा आपका पंजाब का है।
ये आपका यहाँ पर देखिए मुद्रा और राजधानी वाला क्वेश्चन आ चुका है। लाओस की मुद्रा क्या है, लाओस की मुद्रा और राजधानी दोनों बताएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लाओस की मुद्रा की बात करें तो भैया यहाँ पर कीप यहाँ पर लाओस की मुद्रा है, और वियंतियन ये लाओस का सबसे बड़ा और विकसित शहर है, और राजधानी भी आपकी वियंतियन है, ये भी याद करना है। राजधानी भी हो गया, मुद्रा भी आपकी हो गई, लाओ कीप आपकी मुद्रा बन जाती है। राजधानी को हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और मुद्रा लाओ कीप के रूप में भी इसको जाना जाता है, यानी LAK के रूप में भी इसको जानते हैं। इसकी कहीं कहीं मुद्रा डॉलर भी दिखाई देती है, लेकिन कीप इसकी वास्तविक मुद्रा है जिसको लाओ कीप कहते हैं हम लोग। आगे देखिए मध्य प्रदेश में दूसरे राष्ट्रपति शासन के बारे में मुख्यमंत्री कौन बना था। तो आप यहाँ पर MPGK के अगर सेशन के क्वेश्चन देखे हैं तो अगर ये आपको अगर वो देखे होते तो इसका राइट आंसर बन जाता। तो इसका क्वेश्चन जो आपका था, भारत में राष्ट्रपति शासन 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक लगाया गया था मध्य प्रदेश का शासन। इसके बाद यहाँ पर अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इनका कार्यकाल देख लेते हैं। 9 जून 1980 से 10 जून 1985 तक यहाँ पर अर्जुन सिंह रहे और इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। और इनके कार्यकाल के मध्य एक महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना हुई। इनके कार्यकाल में यहाँ पर भोपाल त्रासदी यानी कि मिथेल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो MIC कहते हैं, कि इसको भैया ये बोलते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था बट इस बार पूछा जाएगा। और अगर कोई चश्मा की क्षमता 5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, भैया साइंस का ये क्वेश्चन, परसों भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसमें फोकल दूरी दे करके यहाँ पर क्षमता पूछी गई थी। अब क्षमता दे करके फोकल दूरी आपसे पूछी जा रही तो 20 सेंटीमीटर। अगर देखिए चश्मे की क्षमता 5 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी 0.2 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर होगी। यह गणना इस सूत्र का उपयोग करके की जाती है, क्योंकि फोकल दूरी बराबर 1/, क्षमता होती है। तो इस हिसाब से 5 डायोप्टर की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर निकलेगी। आगे बढ़ते हैं भैया। ये लेंस जो आपका फिजिक्स का यहाँ पर करवाया उसमें आपको मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिन में जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं छोड़ते। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के लिए आप लोग परेशान रहते हैं कि भैया साइंस के क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्जाम में। भैया आपके ही सहयोग से, आपके स्टूडेंट के द्वारा ही यहाँ पर पूछे गए, मतलब कि आपके भाई बहन के द्वारा। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद उन्होंने ये क्वेश्चंस भेजे हैं, तो समझ लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से दिन में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वे इसका उपयोग करते हैं। भाई खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे तो भूखे रह जाएंगे। अब रात में क्या प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है, अब रात में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए कहा गया है कि रात में भाई सोना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक बार घुमा करके पूछा जाता है कि भाई पौधों के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहिए नीचे। तो देखिए दिन के समय प्रकाश की संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कहीं अधिक होती है। श्वसन से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तुरंत प्रकाश संश्लेषण में हो जाता है, इसलिए यह वातावरण में नहीं छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन को ये लोग छोड़ देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया WHO, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। WHO के अनुसार पेयजल की कठोरता कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि पेयजल की कठोरता कितनी होती है, कितनी अधिक स्तर तक हम लोग इसकी कठोरता मानते हैं। तो 150 मिलीग्राम लीटर से अधिक कठोर जल है तो इससे अधिक स्तर का जो जल होगा वो कठोर जल कहलाएगा। और WHO ने ये कहा कि भैया जो पीने वाला जल होता है उसमें 500 ml से ज़्यादा कठोरता नहीं होनी चाहिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार पेयजल की कठोरता 500 mg प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह अधिकतम स्वीकार सीमा है। हालांकि कुछ देशों ने अपने मानक अलग अलग हैं जिसमें भिन्न भिन्न हो सकते हैं। देखिए कहीं पर अगर भारतीय मानक की बात करें तो यहाँ पर 600 मिलीग्राम बोलते हैं और WHO 500 ग्राम बताया है। तो ऑप्शन में देखिएगा 500 ग्राम दिया गया था या 150। अगर 150 दिया गया तो 150 ही आपका आंसर होगा, अगर 500 दिया होगा तो 500। अब यहाँ पर कितने स्तर से, तो ये भैया 150 से ऊपर होगा तो वो कठोर माना जाएगा। तो करंट अफेयर का भैया क्वेश्चन पूछा गया है नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति वाली आपको ये क्लास लिए हैं तो वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से उस क्वेश्चंस को अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग पढ़ के गए होंगे तो उनका यहाँ पर ज़रूर ये क्लास के माध्यम से या इस क्वेश्चन को आप फोड़ कर आए होंगे। कल की शिफ्ट का क्वेश्चन है 26वीं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो श्री ज्ञानेश
कुमार जी ये है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इनके बारे में देखिए, श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है और प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। और इसका यहाँ पर स्थान, ये जो है स्थान राजीव कुमार जी के लिए थे, कि आपको ध्यान रखना पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए एमपीजीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तवा बांध ये किस नदी पर है। ये तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कभी इसकी ऊंचाई पूछ लेते, कभी लंबाई, कभी नदी पूछ लेते। तो भैया ये तवा नदी पर किस पर, तो तवा बांध ये नदी पर स्थित है। इसके बारे में मैंने बताया है ऑलरेडी। तो तवा बांध तवा नदी पर स्थित है, जो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में इटारसी के पास स्थित है। नदी भैया तवा नदी और स्थान नर्मदापुरम और मध्य प्रदेश हो गया। और ये आपकी सहायक नदी तवा नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद कर लेना। ऊंचाई वगैरह मैंने आपको एक डिटेल क्लास ली है, उसमें बताया है। ये आपकी रैपिड क्लास है, तो रैपिड तरीके से ही देखिए। सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भैया, तो ये विदिशा से है। कहाँ से, विदिशा से है। तो मध्य प्रदेश की सिंध नदी का उद्गम स्थल विदिशा जिले में स्थित मालवा का पठार है। यह मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर, भिंड जैसे कई जिलों से होकर बहती है और अंत में उत्तर प्रदेश के जालौन में जाकर यमुना में मिल जाती है। अब आज एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेतवा ये किस सिरे से यमुना में मिलती है। तो हमने देखा भैया हर जगह की दाएं सिरे से ये यमुना में मिलती है। भैया ऐसे यमुना आती है, ऐसे गंगा आती है, यहाँ से यहाँ पर बेतवा आती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये ध्यान रखना है। और इसकी बात करें तो उद्गम भैया ये मालवा पठार के विदिशा जिले से होता है मध्य प्रदेश में। और कहाँ पर जाकर के मिल जाती हैं, तो जालौन में जाकर के मिल जाती हैं। प्रवाह कहाँ पर होता है, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड जिलों से होते हुए, और ये उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। अगला देखिए, कौन सा खनिज अयस्क नहीं होता है। ये आपका फिजिक्स नहीं, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो भैया यूरेनियम जो है इसका कोई अयस्क नहीं होता है। लोहा और तांबा एक खनिज अयस्क है, लेकिन यूरेनियम एक खनिज है, लेकिन अपने आप में ये अयस्क नहीं है। तो ध्यान रखना, हेमेटाइट वगैरह सबके अयस्क होते हैं, लेकिन यूरेनियम अपने आप में अयस्क नहीं होता है। तो यूरेनियम के अयस्क के आधारित ये आपका कुछ ब्रांड हो जाता है। तो लोहा एक खनिज है जो अयस्कों से निकाला जाता है, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये लोहे के अयस्क होते हैं। तांबा एक अलोह खनिज है जो यहाँ पर अयस्कों से निकाला जाता है, जैसे यहाँ पर चाल्कोक्लोराइड। यूरेनियम एक खनिज है, ये भी आपको याद रखना है, ये दिए गए हैं, आपके पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। अगला देखिए, आपके पास में साइंस के क्वेश्चन और जीके के भी क्वेश्चन है। देखिए, किस वंश ने सबसे पहले टोकन व्यवस्था शुरू की थी, तो गुलाम खिलजी सैयद तुगलक। तो आपका सही आंसर गुलाम वंश हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर तुगलक हो जाएगा, तुगलक कर लीजिएगा, ठीक है, तुगलक यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले टोकन व्यवस्था शुरू की थी तुगलक वंश ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जिसे टोकन मुद्रा भी कहा जाता है। अब तुगलक वंश के बारे में भी देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी को बाद में दौलताबाद नाम देकर, दौलताबाद कह सकते हैं, राजधानी स्थानांतरित किया था। लेकिन यह निर्णय आर्थिक रूप से बहुत खर्चीली थी और इस समय से निपटने के लिए उन्होंने चांदी और तांबे के सिक्के की जगह पर सांकेतिक मुद्रा टोकन शुरू किया था। बाद में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा गया था। और इसका टाइम पीरियड भी बता देते हैं, क्योंकि आगे पूछा भी जा सकता है। गुलाम वंश की शासन की बात करें 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश की बात करें 1290 से 1320। सैयद वंश की बात करें 14 से 1451 तक रहा था। इतना आपको लर्न करके रखना है पूरा डिटेल में, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, और जय हिंद का यहाँ पर नारा जरूर बताकर दीजिएगा कि हाँ भैया ये क्लास अच्छी लग रही है। प्रतिरोध को दोगुना करने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब भैया 6 से 7 क्वेश्चन आपकी एक शिफ्ट में फंस रहे हैं साइंस की। तो प्रतिरोध को दोगुना करने पर ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भैया आधी हो जाएगी। यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए प्रतिरोध को दोगुना करने पर, तो ऊर्जा आधी हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धारा आई प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कितनी बार बताएं, V बराबर IR होता है और I बराबर V जो अपन हो जाता है, ये आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए प्रतिरोध को दोगुना पर ये धारा आधी हो जाती है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये भी आपको याद कर लेना। मैथ की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेवलास कांस्टेंट में साइन x का मान क्या होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद साइन 120 डिग्री का मान पूछा गया था आपकी कल की शिफ्ट में। और टेक्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आ रही, भैया कॉट 30 किसके बराबर होगा, कॉट 45 किसके बराबर होगा। एक पंखा एक बार में 3 रेडियम घूमता है, तो भैया कितने डिग्री घूम रहा है। तो रेडियम को डिग्री में चेंज करने का क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे सेलेक्ट
एक्सपेक्टेड और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन अपने तरफ से नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है। और एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब एक वृत्त की ऊंचाई को अगर दोगुना कर दे तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछा गया था। और एक षटभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई बताइए। 1 से 7 तक परिवार में बच्चों की संख्या देकर माध्यिका निकालने के लिए बोला गया था। और देख लीजिए भैया, देखिए अगला है 2,32,000 की धनराशि पर 45% का यहाँ पर बट्टा यानी कि डिस्काउंट दिया गया था। तो भैया अंकित मूल्य इसका बताइए कि यहाँ पर कितना होगा, एमपी कितना होगा। अगला देखिए ₹36,000 का ब्याज जो 19,300 रुपये है, तो 11% और 13% की दर पर इस राशि को विभाजित कर दिया गया। तो बताइए दोनों राशियाँ कितनी हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था सीआई में, साधारण ब्याज आप लोग कह सकते हैं। और सीआई का भी एक क्वेश्चन आया था। बाकी सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन है, प्रतिशत का एक क्वेश्चन, एचसीएफ का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। भैया जो 2 संख्याओं का गुणनफल इनके योग के बराबर होता है, एक नियम होता है, उसके आधार पर पूछा गया था। एलसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट गुणा इंटू सेकेंड, ऐसे करके। रीजनिंग का भी देख लेते हैं। कैलेंडर में भैया 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से, 15 अगस्त 2026 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2024 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, सुबह भी रिपीटेड कैलेंडर से क्वेश्चन आया था कल की शिफ्ट में। 7 नवंबर 2019 को सोमवार है, तो 2025 का नया साल किस दिन पड़ेगा, ये 3-4 क्वेश्चन कैलेंडर से आए हैं डिक्टो। इसलिए रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादातर प्रश्नों की संख्या बढ़ाई, टॉपिक वही है। अभी कैलेंडर का एक आता था, आज 3 पूछे गए थे कल की शिफ्ट में। अगर देखिए आप एक पुलिस आरक्षक हैं और आप किसी केस की स्टडी करते हैं, तो उस केस में अगर आपके सामने सीनियर अधिकारी की एंट्री होती तो आप क्या करेंगे भैया। अगर स्कूल को 12 लिखा जाता है तो मैथ को आप क्या लिखेंगे। पजल के भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए थे, दिन और रंग वाले, तो पजल की वीडियो मैंने आपको दे रखी है, पजल भी जा करके देख लेना, ठीक है। तीनों टाइप आपको यहाँ पर हो जाएंगे, मानसिक अभिरुचि भी करवा रखी है, बस आपको पढ़ना, सब कुछ यहाँ पर अपने चैनल पर मिल सकता है। ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो भी इशारे वाले। पहले ये एक पूछा गया था, आज 3, यानी इसलिए संख्या बढ़ गई है। तो इन सभी टॉपिक पर एक बार रीजनिंग और इन सभी पर सरसरी नज़र डाल लीजिएगा। तो विषम पहचानिए, देखिए ये भैया विषम, ये सारी संख्याएं भैया ये आपकी सम और ये विषम। कह रहा A, B, और C, D तो DDF में यहाँ पर अलग बताइए। DE के बाद यहाँ पर E नहीं आया, F रख दिया, तो ये अलग हो जाएगा। घड़ी के 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी साइलॉन्ग के 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद यहाँ पर एक आकृति ढूंढने से यहाँ पर 3 से 4 ये आपके आए हैं भैया, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये नॉन वर्बल भी यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन आपकी आए हैं, और सीरीज के 3 क्वेश्चन आए थे। डायरेक्शन में 5 से 6 लोगों को घुमा कर बैठा जाता है, ये यानी कि गोल मेज वाला, जैसे कि बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ा आ रहे हैं। कैलेंडर के 4 क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि के लगभग 6 क्वेश्चन, पजल के 1 क्वेश्चन, सेंटेंस अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए थे, और डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं भैया मैथ और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए हैं। मैथ आपका लगभग 20 नंबर का, रीजनिंग आपकी 42 नंबर की आई है, और 65 नंबर के आसपास आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगी। और साइंस के यहाँ पर 12 क्वेश्चन, बाकी आपकी जीके जीएस करंट अफेयर है। और यहाँ पर जो स्कोर कार्ड हाईएस्ट गया है, ठीक है, तो ये आपका स्कोर कार्ड इतना हमारे पास तक आया है, तो आप लोग इसको जरूर वॉच करिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्कोर आप लोग देखेंगे होगी 81, 79, 84, 83, ये अच्छे स्कोर हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग ज़्यादा आया, ठीक है। तो ये आप इतना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो आपको मैंने करवा दिए। आज के शिफ्ट में जाइए और बहुत ही शांति से अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके इन सारे क्वेश्चंस को गुनगुनाइए। और सबसे पहले भैया पेपर को ध्यान से पढ़ लेना, आराम से, और आप अपने आराम से जो क्वेश्चन आते हो उनको पहले कर लीजिए, और जो थोड़ा टफ हो, टाइम लेवल वाले हों, जिसमें अगर टाइम हो, तो आप लोग टाइम वाले क्वेश्चन लेट में करना। सबसे पहले इजी क्वेश्चन कर लो, फिर आराम से टाइम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो इतना आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, ज़रूर भैया देख करके जाइएगा। और जिन भी स्टूडेंट का पेपर आगे शिफ्ट में होने वाला है, वो भी उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, हर जगह पहुंचा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।